हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो हमने 2009 के जून के 2009 क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 26 क्वेश्चन है। द 12th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड अमंग अदर थिंग्स to raise the share of states in a net process of divisible pool of the central taxes। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ओल्ड डेटा है, तो हम इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द नॉन प्लान ग्रांट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो अगर कोई भी नॉन प्लान ग्रांट होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है तो वो किसके रिकमेंडेशन से वो दे सकते हैं? तो वो दे सकते हैं फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ अ पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है? तो अगर हम बीओपी अगर हम देखें तो उसमें दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसी करंट अकाउंट का पार्ट होता है हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट। तो देख लेते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है। मेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स करेंट वर्कर, तो ये भी नहीं है। मेड बाय पीपल हु आर नीडी, ये भी नहीं है। फॉर इन काइंड सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। फॉर विच नो सर्विस और अ गुड आर रेंडर्ड, यानी कि किसी भी तरह का कोई सर्विस नहीं हो गुड्स के लिए, लेकिन फिर भी दिया जा रहा है, उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, डी है, और जो कि करंट बीओपी के करंट अकाउंट का ये पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आज के। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ प्रॉब्लम इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया। कौन सा ऐसा है जो कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन इंडिया में? तो अगर प्रॉब्लम इन स्टेट अथॉरिटी हो जाए तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। अगर हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र को निगलेक्ट कर दे तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशनशिप को। और अगर कोई इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल रिलेशनशिप को स्टेट के और सेंटर के इफ़ेक्ट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन फार्मर की सुसाइड होती है किसी स्टेट में, उससे सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशनशिप ख़राब नहीं होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी की ये जो तीनों हैं, ये तीनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को, तो इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल टू। अगर हम करेंसी का डिवैल्यूएशन करते हैं और बाकी चीज़ें इक्वल हैं तो क्या होगा? इंक्रीज द टोटल क्वांटम of export and reduce the total quantum of imports of the devaluing country। तो देखिए, अगर डिवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो। डिवैल्यूएशन करने का हमारा यही मोटो होता है। तो अगर डिवैल्यूएशन कोई करेंसी का होता है, इसका मतलब कि हमारी करेंसी को हमने डिग्रेड कर दिया, मतलब डाउन कर दिया। पहले जो हमारी करेंसी की वैल्यू मान लीजिए 70 रुपये थी, अब वो 50 रुपये हो गई है, यानी कि कम हो गई है, हमने डीवैल्यू कर दिया अपनी करेंसी को। तो कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है अगर हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, यानी कि हम चीज़ों को कम दाम में बेच रहे हैं, तो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा पहला ही सही हो गया, बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हमें कंसेप्ट पता है तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। बाकी के नीचे आप लोगों को मन हो तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। इन इंडिया एट प्रेजेंट हैज़ फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन। तो करंट अकाउंट में जो इंडिया है वो फुल रुपी का फुल कन्वर्टिबिलिटी करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट एट प्रेजेंट इज डिटरमाइंड इन द इंटरनेशनल मार्केट बाय। तो अगर हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करें तो ये IMF का एक टूल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो कि अलग अलग कंट्री को एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिलती है, जिससे वो इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के काम में आता है कंट्री के। तो ये क्या है? ये एक बास्केट है
करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी का, इसमें 5 तरह की करेंसी को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि डॉलर, पाउंड और जापान का एन, फिर रेनमिनबी या युआन चाइनीज़ का, उसका 2 नाम है, और एक डॉलर हो गया, पाउंड एंड युआन, और एक पाउंड स्टर्लिन ब्रिटिश का। तो ये 5 जो करेंसी है ये एसडीआर में आती हैं। अगर हम देखें तो ये एसडीआर क्या करता है, ये एक एवरेज वैल्यू है बास्केट ऑफ द सेट ऑफ कन्वर्टेबल करेंसीज़ के। इन्हीं 5 करेंसीज़ के बीच में इसका ट्रांजैक्शंस होता है एसडीआर का अलग अलग जगहों पे, तो ये इसी से डिटरमाइन की जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द क्वांटम ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ एक्सप्लेन बाय। अगर हम इंट्रा रीजनल ट्रेड की बात करें तो वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, जो ये एक्सप्लेन करते हैं हेक्सर-ओलन थ्योरी और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। ये दोनों ने इंट्रा रीजनल ट्रेड अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ द कंट्री डिफाइंड बाय द डॉरेंस। तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो हम इस तरह से इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला निकालते हैं। इसी तरह कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी होता है और कई सारे टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स हैं और उनके फॉर्मूला है। तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डॉरेंस ने दिया है और ये इसका फॉर्मूला होता है, तो यानी कि ये डी है हमारा करेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फुली फ्लेज मेंबर ऑफ आसियान ग्रुप प्रेजेंट एट 2006। तो 2006 में कौन सा एक फुली फ्लेज ग्रुप नहीं था। तो अगर हम 2006 की बात करें तो उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान, खैर अभी भी इंडिया और पाकिस्तान आसियान के मेंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि 1966 में क्या हुआ था। तो 1966 में रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था। अगर हम 1969 की बात करें और 1971 की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटेन वुड कोलैप्स हो गया था और क्रिएशन ऑफ एसडीआर 1969 का पार्ट है और डब्ल्यूटीओ का क्रिएशन 1995 में हुआ था। अगर हम इसके अकॉर्डिंग लगाएं तो फर्स्ट का थर्ड हमें यही मिल गया, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। बी का फर्स्ट यहाँ पे है ही और ये हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन 2003 अकाउंटेड फॉर। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें 2003 के अकॉर्डिंग, वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ओल्ड डेटा की बात कर रहा है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड है। इससे रिलेटेड अगर आप लोग को न्यू डेटा मिलता है तो उसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हम 2003 में जीडीआई का इंडिया का रैंक देखें तो ये भी बहुत ओल्ड डेटा है, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। अभी के डेटा को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। 39 क्वेश्चन है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अंडरटेकन टू। तो एमएसपी एग्रीकल्चर सेक्टर में किसके अंडरटेकन में आता है? प्रिवेंट फॉल इन द प्राइस ऑफ इन फेस ऑफ गिल्ट इन एनी गिवन ईयर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर। तो बिल्कुल है, ये भी सही है, ये भी सही है, और प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर। तो एमएसपी ये एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रिलेटेड है और ये तीनों बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड। तो कब हुआ था इंडिया में न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम? न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 2004 में आई थी, तो हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर द 10th प्लान प्रोजेक्शन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2007 वुड बी अराउंड। तो अगर हम 10th प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये बहुत पुराना डेटा है, यानी कि 2007 से रिलेटेड है। आप लोग अभी का जो डेटा चल रहा होगा प्रोजेक्शन,
उसके अकॉर्डिंग क्या है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के है, तो आप उसको एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द थर्ड वर्किंग ग्रुप 1998 which of the following measures is used by RBI to measure the total money supply। तो कौन सा जो टूल है वो टोटल मनी सप्लाई को मेजर करने के यूज़ में आता है, तो M2 + M3 ये टोटल मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए ये हम यूज़ में लाते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड वर्किंग ग्रुप 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और हमें वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ। मीन की बात करें, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये इसका अंडर रूट होता है, लेकिन हमें वेरिएंस की बात करना है तो ये अंडर रूट इसमें नहीं होगा, सिर्फ NPQ देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो एकदम कर पाएंगे आप। इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 60 × 0.70 × 0.30। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 12.6। अगर आप एक बार करके देख लीजिएगा, हमारा आंसर 12.6 आएगा, तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालें, वो भी हमें ये नंबर दिए हैं, तो आंसर क्या होगा। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ऑल। तो अगर हम 2 × 4 × 0 × 16 × 32 करें तब हम ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू में अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो वो सब 0 बन जाते हैं, यानी अंडर रूट 0, तो अंडर रूट 0 की वैल्यू भी 0 आएगी। तो हमारा ऑप्शन 4, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिग्रेशन लाइन दी हुई है, y on x and x on y आर गिवन। तो हमें y यहाँ पे दिया हुआ है और x दिया हुआ है, हमें स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट R2 निकालना है, यानी कि स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट। अगर हम कोएफिशिएंट देखें तो R की वैल्यू होती है अंडर रूट A1 B1, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे x के साथ A1 है तो उसका मल्टीप्लाई, और यहाँ x के साथ B1 है तो उसका मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y के साथ B1 है तो उसका मल्टीप्लाई, यानी कि A1 × B1 होता है। लेकिन हमें पूछा है कि स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट, हमें अगर इसका स्क्वायर करना है तो अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा A1 और B1 और ये R²। तो A1 B1 हमारे हैं यहीं पे मिल गया, तो हमारा ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम for a containing 6 red, 4 white, 5 blue ball, then the probability of drawing not red ball। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी देखें, टोटल देखें तो 6 + 4 + 5, यानी कि इतने बॉल्स हैं, तो जो कि टोटल हो गया 15 बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है 15 है। लेकिन हमें बोला है कि नॉट रेड बॉल, यानी कि लाल बॉल, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है जिसमें रेड बॉल नहीं आए। तो हम पूरे रेड बॉल को यहाँ से हटा देंगे, रेड बॉल को हटा देते हैं और सिर्फ इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स 9 आ गया। तो 9/15, तो 3 की टेबल से 3 3 × 9 और 3 5 × 15, तो 3/5 हमारा आंसर होगा, जो कि थर्ड में है, तो C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अ वेटेज प्राइस इंडेक्स वॉज यूज the arithmetic average of the base period and given period quantities as a weightage is known as। अगर हम वेटेज प्राइस इंडेक्स और वो भी अर्थमेटिक एवरेज मेथड को यूज़ करके बनाते हैं, तो जिन्होंने इसको दिया है उसका नाम है मार्शल एजवर्थ, और इन्होंने दिया है इसीलिए इसको बोलते हैं मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिशर ने एक आइडियल इंडेक्स है इनका, इन्होंने ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज़ किया है, जबकि पास्चर इंडेक्स ने नॉर्मल बेस क्वांटिटी को और यहाँ पे बेस ईयर को यूज़ किया गया है पास्चर और लास्प्रे मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम
कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हमें सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, वेरिएंस आर नोन एंड इक्वल। अगर वेरिएंस हमें कभी भी नोन हो और इक्वल हो तो हम हमेशा जेड टेस्ट उसमें लगाते हैं। यहीं पे अगर वेरिएंस अननोन है तो जेड टेस्ट की जगह पे टी टेस्ट लगेगा, क्योंकि वेरिएंस अननोन है। अगर नोन होगा तो जेड टेस्ट लगेगा। एफ टेस्ट हमें दो तरह के वेरिएंस के डिफरेंसेस को बताता है, और काई स्क्वायर टेस्ट तो एक एट्रीब्यूट का टेस्ट है। तो हमारा ऑप्शन ये बी करेक्ट होगा, जिसमें वेरिएंस नोन है। सम ऑफ द नंबर x1 x2 x3 डैश डैश xn फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन x इज़ इक्वल टू। अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें, अगर इन सब का मीन अगर हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, हमसे ये पूछता है। तो ये पूरे ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम इसका प्रॉपर्टी भी देखें कि अगर हम सम लेते हैं अर्थमेटिक मीन से किसी भी नंबर का तो वो ज़ीरो ही होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और लास्ट वाला जो आज का क्वेश्चन है, इफ़ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन देयर कोवेरिएंसेस। अगर x और y दोनों इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस क्या होगा, तो कोवेरिएंस इसका ज़ीरो ही होगा। तो हमारा 50 का आंसर बी होगा। इस तरह से हमने जून 2009 के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम दिसंबर 2009 के क्वेश्चन पेपर को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।